नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय है सेब में लगने वाले विभिन्न बीमारियां एवं प्रबंधन, और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शालिनी वर्मा जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं नौनी विश्वविद्यालय सोलन में। मैम, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है वो लाइव फोन इन कार्यक्रम है, और अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमारे विषय विशेषज्ञ से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारे स्टूडियो के दूरभाष अंक हैं 2800-177, 2800-178, और जो दर्शक शिमला शहर के बाहर हैं वो STD कोड 0177 का इस्तेमाल करें। मैम, आज हमारा विषय है सेब में लगने वाले विभिन्न बीमारियाँ। तो जो हमारा एक सेब का प्लांट होता है, जो पौधा होता है, उसके जो विभिन्न भाग होते हैं उनमें कौन कौन से रोग लगते हैं? जो आजकल जो प्रमुख बीमारियां देखी जा रही हैं जो विभिन्न भागों में, वो एक आपका है वाइट रूट रॉट, जो जड़ों पे देखी जा रही है। तने पे आपका कॉलर रॉट आ गया, जो बारिशों मानसून और बारिशों में ज़्यादा देखी जाती हैं। और पत्तों पे जो ज़्यादातर जो इस टाइम जो प्रमुख बीमारियां पाई जा रही हैं वो है आपका एप्पल स्कैब, प्रीमेच्योर लीफ फॉल, या आपका मार्सोनिना ब्लॉच जिसे हम बोलते हैं, या आपका धब्बा रोग जो कि ऑल्टरनेरिया और बाकी फफूंदों से होती है। जी मैम, अभी आपने जिक्र किया कि वाइट रूट, जो हमारे पास वाइट कॉलर रॉट जो है वो एक बीमारी है। तो इसकी जो सबसे पहले जो पहचान होती है वो किस तरह से हमारे जो बागवान भाई बहन हैं वो कैसे इसकी पहचान करेंगे, और साथ ही इसके जो रोकथाम के जो रहते हैं कि हम इसकी कैसे रोकथाम करें? जो वाइट रूट रॉट है उसमें ज़्यादातर हम जो इसके लक्षण है इस बीमारी के, वो हमें जड़ों पे दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जड़ें हैं वो भूरी हो जाती हैं और सड़ जाती हैं, और ज़्यादा नमी वाले क्षेत्रों में या जहाँ पे मानसून के दिनों में इसमें सफ़ेद रंग की फफूंद आपके जड़ों के साथ और मिट्टी पे भी दिखाई देती है। और इसके रोकथाम के लिए हमें जो प्रमुख बातें ध्यान रखनी चाहिए वो है कि बगीचे में उचित आपके पानी की निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए, और तने के आसपास ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं रहने देना चाहिए। और ये है कि इसके रोकथाम के लिए हमें मानसून आने से पहले ड्रेंचिंग शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कि आपकी कार्बेंडाजिम हो गया आपका 200 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी, या आपका हो गया यूरोफंजिन 100 ग्राम के साथ साथ कॉपर सल्फेट 100 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी की ड्रेंचिंग करते हैं। और इसका ड्रेंचिंग करने का भी एक प्रमुख तरीका है, जो कि हम तने से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे 20 से 25 सेंटीमीटर के छेद करके उसमें फफूंद नाशकों का मिश्रण डालते हैं। जी मैम, सर्दियों में जो है वो हम इसकी रोकथाम कैसे करेंगे? सर्दियों में हमें, जब पौधे हमारे सुप्त अवस्था में होते हैं, तो उसके लिए हमें है कि जो आसपास जो रोगग्रस्त पौधा है उसके आसपास की मिट्टी को हमें हटा देना चाहिए, ताकि उस पर सूरज की किरणों से अच्छी तरह से उसका प्रभाव पड़ सके, जिसकी वजह से जो फफूंद के अवशेष हैं वो जल्दी वो ख़त्म हो जाएं। जी। और दूसरा है कि जो जड़ें सड़ चुकी हैं उसके साथ थोड़ी से हेल्दी पोर्शन के साथ हमें उसको काट के, या तो उस पर चौबतिया पेस्ट, बोडो मिक्सचर का पेस्ट, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के पेस्ट का प्रयोग करना चाहिए। जी मैम, ये जो कॉलर रॉट है ये क्या है, और इसके लक्षण जो है वो शुरुआती तौर पर कैसे रहते हैं, और इसकी जो रोकथाम है वो हमारे किसान, जो हमारे बागवान भाई बहन हैं, वो कैसे कर सकते हैं? कॉलर रॉट जो है वो ज़्यादातर आपके कॉलर पोर्शन पेड़ों पौधे की कॉलर पोर्शन पे दिखाई देता है। इसमें है कि जो छाल है भूरे रंग की हो जाती है, और कुछ समय के बाद वो छाल नरम हो जाती है और उसमें से पानी निकलने लग जाता है। और अगर इसी तरह की ये नमी पूरे आपके तने में फैल जाए तो इससे आपका जो पौधा है वो जल्दी ही गिर जाता है। जी। और इसके रोकथाम के लिए भी आप हमें ये दोनों जो बीमारियां आपकी वाइट रूट रॉट हो गया या आपका कॉलर रॉट हो गया, ज़्यादातर हमें बारिशों के दिनों में ज़्यादा दिखती हैं, और ये इन दिनों ही ज़्यादा फैलती हैं। तो इसके रोकथाम के लिए भी यही है कि हमें अपने बगीचे में पानी की निकासी का उचित प्रबंध करना चाहिए, तने के आसपास पानी इकट्ठे नहीं रहने देना चाहिए। और इसके जो हम फफूंद नाशक जिसकी ड्रेंचिंग करते हैं वो इसमें बिल्कुल ही आपके वाइट रूट रॉट से अलग दिए जाते हैं। जैसे कि इसमें आपका मैनकोजेब हो गया 600 ग्राम
प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से, या हम रिडोमिल MZ का प्रयोग करते हैं जो कि 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी का। इसको ड्रेंचिंग भी हम उसी तरीके से करते हैं जैसे कि हम वाइट रूट रॉट के केस में करते हैं। जी मैम, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं जिसके कारण जो हमारे सेब की पत्तियां हैं वो ख़राब हो रही हैं। तो आजकल जैसे ज़्यादा बारिश होती है तो जो सेब की पत्तियां होती हैं उनमें प्रमुख तौर पे जो है वो मेन जो रोग रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं? जो इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रमुख जो आपका रोग है वो आपका है जो दिखाई दे रहा है वो आपके आगे है एप्पल स्कैब हो गया जो कि फफूंद वेंचुरिया निक्वालिस से होता है। फिर आपका प्री मेच्योर लीफ फॉल हो गया या मार्सोनिना धब्बा रोग हो गया, या आपका ऑल्टरनेरिया लीफ स्पॉट हो गया, या इस तरह के रोग दिखाई दे रहे हैं बारिशों में। मैम अभी आपने जिक्र किया कि जैसे असामयिक मतलब प्री मैच्योर हमारा लीफ फॉल होता है या फिर जो धब्बा रोग होता है वो रहता है, तो ये जो प्री मैच्योर लीफ फॉल है या जैसे धब्बा रोग है इसके क्या लक्षण हैं और कैसे हम इन बीमारियों का जो है वो निजात पा सकते हैं इन रोगों से? जो आपका प्री मैच्योर लीफ फॉल है इसमें क्या होता है कि जो आपके पत्ते हैं उस पे पत्तों की ऊपरी सतह पे गहरे हरे रंग के धब्बे आ जाते हैं जो कि बाद में भूरे हो जाते हैं, और इससे क्या होता है कि पत्ता जल्दी ही पीला हो जाता है और समय से पहले ही गिर जाता है। अगर ये संक्रमण, इस बीमारी का संक्रमण ज़्यादा रहे तो उससे क्या होता है कि पौधों के जो पत्ते हैं वो जल्दी ही समय से पहले गिर जाते हैं और पौधों पे सिर्फ आपके सेब ही रह जाते हैं। और जो आपका ऑल्टरनेरिया लीफ स्पॉट है या आप कोई और धब्बा रोग है, जैसे और भी धब्बा रोग इसमें आते हैं, जैसे आपका फाइलोस्टिक्टा हो गया, माइकोस्फेरेला फफूंदों से होता है, तो इसमें जो सबसे प्रमुख है वो आपका ऑल्टरनेरिया लीफ स्पॉट आता है। और इसमें है कि आपके भूरे रंग के गोल आकार के धब्बे बनते हैं, और अगर बारिशों का संक्रमण या नमी ज़्यादा रहे तो ये जो धब्बा है पूरे उसमें पत्ते में फैल जाता है और पूरा का पत्ता आपका भूरे रंग का हो जाता है। जी मैम जो एप्पल स्कैब है वो भी हम बहुत ज़्यादा मतलब बगीचों में देखते हैं इस रोग को भी, तो इसके जो लक्षण रहते हैं एप्पल स्कैब के वो क्या रहते हैं और इसको नियंत्रण करने के लिए, एप्पल स्कैब को नियंत्रण करने के लिए कि ताकि हमारे पौधों में ना लगे, तो हमें जो है वो कौन कौन से इसमें फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए? मैम इस प्रश्न को लेने से पहले हमारे एक जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ जी, अपना प्रश्न बताएं। हेलो 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 नमस्कार मैम। मैम बिल्कुल लगता है कि फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। जो हमारे मैम हम जिक्र कर रहे थे अभी कि एप्पल स्कैब जो है वो इसके लक्षण जो है वो क्या रहते हैं और हम इसको रोकने के लिए जो है वो किन किन फंजीसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं? जो एप्पल स्कैब है इसके ज़्यादातर जो लक्षण है आपके पत्तों और फलों पे दिखाई देते हैं। पत्तों पे इसमें आपको हरे जैतूनी रंग के हल्के जैतूनी रंग के हरे धब्बे दिखते हैं जो बाद में भूरे हो जाते हैं और काले हो जाते हैं, और कई बार तो जब इसका संक्रमण बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें पूरे जो पत्ते हैं वो पूरे आपके स्कैब शीट की फॉर्म में भर जाते हैं। और जो फलों पे इसका जो मेन जो संक्रमण होता है वो उसमें क्या होता है कि इसमें कॉर्की नुमा धब्बे बन जाते हैं जो कि बाद में जिसमें फलों में बाद में दरारें पड़ जाती हैं। और इसके रोकथाम के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सर्दियों के दिनों में उचित काट छांट का करना चाहिए समय, और सीज़न के टाइम हमें खरपतवार और जो झाड़ियाँ वो समय समय पे काटनी चाहिए। और जो फफूंदनाशकों का जो हम इसमें प्रयोग करते हैं जो कि डॉक्टर वाइस परमार यूनिवर्सिटी द्वारा और डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर द्वारा दिया गया स्प्रे शेड्यूल है उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें जो प्रमुख आपके फफूंदनाशक हैं वो है आपके जैसे सरकार्डिस हो गया जो 60 ml प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से, अवतार जो हो गया आपका 500 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी, या साफ हो गया जिसमें 500 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से, या इसमें हम और भी फंजीसाइड जैसे आपका प्रोपिनेब, मेनकोजेब,
या इस तरह के फंजीसाइड्स हैं जिनका हम स्प्रे कर सकते हैं 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब मैम से। जितने अभी आपने फंजीसाइड्स अभी आपने जिक्र किया, हाँ जी, तो उनका मैम वो मिश्रण आपने बताया कि 600 ml या हाँ जी। 500 ml, तो उसका मिश्रण जो है वो प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए। जो ये हैं ये ऑलरेडी जो फफूंदनाशक हैं ये ऑलरेडी मार्केट में मिलते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी द्वारा टेस्टेड इसकी जो डोजेज़ हैं वही उन्हीं का जिक्र किया गया है। जी ये इसी डोज में या इसी उसमें आपको इसका छिड़काव करना चाहिए। जी, तो मैम ये कितने हेक्टेयर्स के लैंड पे जो है वो हम इसका जी मैम, ओके। तो मैम अब जैसे हमारे पास ये जो फंजीसाइड्स होते हैं, इनके पनपने का जो है वो कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जैसे विंटर सीजन या समर सीजन रहता होगा? फंजीसाइड्स जी मैम, फंगस का जी मैम, फंगस का जो जैसे ये है आपका एप्पल स्कैब हो गया या हो गया तो प्रीमेच्योरली फॉल के केस में या आपका ऑल्टरनेरिया के केस में, इसमें ज़्यादातर हम करते हैं कि सर्दियों मतलब पतझड़ के टाइम हम इस पे जो आपके पौधे हैं उस पर 5% यूरिया का स्प्रे करते हैं, ताकि जो भी आपके इन पत्तों वाले रोगों से ग्रसित हैं वो जल्दी से सड़ जाते हैं और इनका नेक्स्ट सीजन में जो प्रकोप है वो कम से कम पाया जाता है। जी हाँ दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है वो लाइव फोन इन कार्यक्रम है, और जो भी दर्शक जिन्होंने अभी अपने टीवी सेट्स ऑन किए हैं, हम उनको बता दें कि हमारा जो स्टूडियो का नंबर है वो है 2800-177 2800-178, और जो दर्शक शिमला शहर के बाहर हैं वो STD कोड 0177 का इस्तेमाल करें। और आज हम बात कर रहे हैं सेब में लगने वाले विभिन्न बीमारियाँ एवं रोकथाम। मैम, अक्सर हमने देखा है कि जो यूरिया का छिड़काव किया जाता है वो 5% किया जाता है, तो वो कब किया जाता है और उसका छिड़काव 5% क्यों किया जाता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिया का छिड़काव हम ज़्यादातर जो पत्तों में जो लगने वाली बीमारियां उनके लिए करते हैं, जैसे आपका स्कैब हो गया, और ये हम जब पतझड़ के टाइम उस दौरान करते हैं, जब पत्ते झड़ने लग जाते हैं तो जो पत्ते नीचे गिरे हुए हैं और जो पेड़ों पे हैं उन पे हम ये इसका छिड़काव किया जाता है। जी मैम। तो मैम ये जो स्कैब होता है वो अगर एक प्लांट में लगे तो वो क्या सारे हमारे बगीचे को ख़राब कर सकता है? अगर आपका स्कैब किसी पौधे पे दिखता है, और अगर इसके लिए ज़्यादातर होता है कि आपका जो वेटनेस जो आपका तापमान है वो ठंडा होना चाहिए, जो वेटनेस पीरियड है वो ज़्यादा होना चाहिए, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो आपकी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस अगर आपके ज़्यादा टाइम तक रहती हैं तो स्कैब आपके बाकी पौधों में भी जल्दी फैल जाता है। मैम, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल भौगोलिक एरिया है वो डिफरेंट है, तो इसमें स्कैब लगने के, जैसे अगर हम लोअर हिमाचल की बात करें, लोअर हिमालयन रेंजेस की बात करें, तो उसमें स्कैब के चांसेस जो है वो कितने रहते हैं? लोअर जो रीजन्स हैं उसमें स्कैब के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा वेटनेस पीरियड, ज़्यादा इस फफूंद को ज़्यादा ठंडक, ज़्यादा नमी चाहिए, और ज़्यादा जितनी देर तक नमी रहेगी पत्तों पे उतनी फैलता है। तो नीचे वाले एरियाज़ में हमारे तापमान जो है वो कम ही मतलब ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये फफूंद आपको नहीं मिलती है। तो मैम ये जो प्री मैच्योर जो लीफ फॉल होता है, क्या ये भी हमारे लोअर रीजन्स में इसकी जो बीमारियां रहती है वो कम रहती है? ये जो आपके प्री मैच्योर लीफ फॉल हो गया या ऑल्टरनेरिया लीफ स्पॉट या पाउडरी मिल्ड्यू, ये आपके लोअर रीजन्स में भी रहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो आपका प्री मैच्योर लीफ फॉल हो गया या ऑल्टरनेरिया धब्बा रोग हो गया, तो ये ज़्यादातर तब आते हैं जब बारिशें ज़्यादा होती हैं। जितना ज़्यादा बारिश होंगी उतनी ज़्यादा ये बीमारियाँ आपको बगीचे में दिखने को मिलती हैं दोनों। मैम, अक्सर हम देखते हैं कि कैंकर रोग के बारे में हम ज़्यादा सुनते भी हैं और उसको देखते भी हैं, तो ये जो कैंकर रोग है इसकी रोकथाम जो है वो कैसे करनी चाहिए कि ताकि हमारा बगीचा जो है या जो हमारा जो फ्रूट है वो सही हो, उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो? कैंकर रोकथाम के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमारा फल तोड़ान हो जाता है या काट छांट के बाद हमें 24 घंटे के अंदर अंदर इसमें या तो कैप्टान या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे, जो कि 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से करना चाहिए। और सर्दियों में हम इसका, जब हमारे पौधे सुप्त अवस्था में होते हैं तो उस टाइम हमें है कि जिन पोर्शंस में कैंकर लगा हुआ है उसको अच्छी तरह खुरच कर उस पर
या जिन पोर्शन जो ज़्यादा पोर्शन जिन पे कैंकर लग चुका है, तो थोड़ा सा हेल्दी पोर्शन के साथ उसको काट के उस पर हम जो बतिया पेस्ट हो गया आपका, बोडो मिक्सचर का पेस्ट हो गया, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट लगाना चाहिए। ये तो मैम क्या ये भी मतलब हमारा पूरे बगीचे को डैमेज कर सकता है? ये कैंकर जो रोग है वो पूरे मतलब बगीचे में तभी आता है जब आप अपने। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। जी हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। उन्होंने तो क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जी? हेलो। कोई नया बगीचा लगाना हो तो किसान को लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हेलो 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 हेलो। सर एक तो फोन पे डायरेक्ट ही है ना, वो तो हम ही है। मैम लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। मैम हम बात कर रहे हैं कैंकर रोग के बारे में। तो कैंकर रोग का जो नियंत्रण होता है वो हमें कैसे करना चाहिए? मैं अभी आपको कैंकर रोग का बता चुकी हूँ नियंत्रण। जी मैम। तो मैम ये जो नियंत्रण है कैंकर रोग, मतलब क्या ये दूसरे प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है अगर एक प्लांट हमारा इन्फेक्टेड हो? कैंकर ज़्यादातर हमारे उन पौधों पे आता है मतलब उन बगीचों में देखा जाता है जहाँ पे हम अच्छी तरह से अपने पौधों का वो ध्यान नहीं रखते। और दूसरा, जिन क्षेत्रों में धूप की किरणें जो डायरेक्टली आपके पौधों पे पड़ती हैं उनमें भी कैंकर रोग जल्दी देखे जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके जो क्रैक्स पौधे के तने पे जो क्रैक्स पड़ जाते हैं उससे जो फफूंद है वो जल्दी से पौधों के अंदर चली जाती है और कैंकर से पौधों को संक्रमित कर देती है। तो मैम ये जो कैंकर रोग है ये क्या हमारे पुराने प्लांट्स, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा बगीचा जो है वो पुराना हो चुका है, जितना पुराना बगीचा होगा उसमें आपको कैंकर की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मैम ऐसा क्यों होता है कि जितना पुराना मतलब प्लांट होगा, क्या उसमें मतलब हमारा प्लांट जो है वो वीक हो जाता है? हाँ जी, वो प्लांट वीक हो जाता है और पुराने प्लांट्स का जैसे प्रॉपर्ली ध्यान नहीं रखा जाता, तो उस वजह से वो जो फफूंद है वो जल्दी से उसमें कैंकर कॉज कर देती है। जी मैम, कई बार हम ये देखते हैं कि हमारा जब फ्रूट उतर जाता है प्लांट से तो उसके बाद भी हमारे जो एप्पल प्लांट होता है या जो फ्रूट होता है उसमें भी हमें डिफरेंट जो है वो रोग मिलते हैं। तो हमें उस टाइम अपने प्लांट को कैसे बचाना चाहिए उस रोग से? फल तोड़ान जब हमारे के दौरान की हम देखते हैं कि फल तोड़ान के टाइम जो है वो कई बार हमारे खुद से भी हमारा जो प्लांट होता है वो हमसे डैमेज हो जाता है, कहीं लग जाता है कहीं, तो हमें उसको कैसे उस टाइम जो है वो ठीक से रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए? जैसे हम फल तोड़ान के बाद हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 24 घंटे के बाद हमें कैप्टान का या आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना चाहिए। बाकी जैसे फल सड़न का आपकी प्रॉब्लम आती है जी, तो इसके लिए हमें है कि 20 से 25 दिन पहले फल तोड़ान से हमें या तो कैप्टान का जो कि 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से, या हम इसमें आपका लूना एक्सपीरियंस करके है 126 ml प्रति 200 लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए। और इसमें भी अगर फल सड़न में जो हम फल सड़न में हम एक और हमें जो प्रमुख जो सड़न देखने को मिलता है वो है कोर रॉट। तो कोर रॉट के लिए ये है कि हमें लास्ट स्टेजेस पे इसका हम छिड़काव फफूंदनाशकों का छिड़काव करके इसको हम नहीं रोक सकते। तो इसके लिए जो मुख्यतर है जो हमें छिड़काव है वो पिंक बड स्टेज पे करना चाहिए, जो कि है हमारा अवतार, जो हम करते हैं 500 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से हमें उस दौरान करना चाहिए, ताकि एंड में हमें कोर रॉट की प्रॉब्लम ना आए। जी मैम, क्या विंटर सीजन में हमारे चांसेस जो है वो ज़्यादा रहते हैं प्लांट में रोग लगने के, या फिर मानसून सीजन में? हमारे जो ज़्यादातर जो बीमारियां आती हैं वो मानसून सीज़न में ज़्यादा आती हैं, क्योंकि जो जितने भी आपके फफूंद है वो आपके नमी से ज़्यादा फैलते हैं। जी मैम। हाँ जी। तो मैम उसमें मानसून सीजन में हम कैसे अपने प्लांट को जो है उसका नियंत्रण करें, उसको देखभाल करें, मतलब किन किन हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारा जो प्लांट है वो हेल्दी रहे?
सबसे पहले तो है कि जैसे हमने अगर तने और जड़ों वाली बीमारियों से बचाना है तो वो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जड़ों के मतलब तने के आसपास पानी नहीं रहना चाहिए। और बाकी है कि हमें जब हमें कभी भी किसी रोग का लक्षण हमें पौधों पे दिखाई दे तो उस हिसाब से हमें रोग के रोकथाम के लिए स्प्रे शेड्यूल का फॉलो करना चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा और डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर द्वारा हर एक साल दिया जाता है। तो जो भी आपको लक्षण बताए गए हैं उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। और जैसे हमारा एक उसमें रह गया है, जैसे प्रीमेच्योरली फॉल और ऑल्टरनेरिया धब्बा रोग के लिए भी जो हम प्रमुख फफूंदनाशकों का प्रयोग करते हैं वो है आपका कैब्रियोटॉप हो गया आपका, जो कि 200 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में हो गया। शमीर हो गया आपका 500 ml प्रति 200 लीटर पानी में। मैरीवॉन हो गया आपका 20 ml प्रति 200 लीटर पानी। या लूना एक्सपीरियंस हो गया आपका 126 ml प्रति 200 लीटर पानी। या अवतार हो गया जो कि 500 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी। या हम डोडीन का भी स्प्रे कर सकते हैं जो कि 150 ml हो गया आपका प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से। इन दोनों बीमारियों का रोकथाम भी कर सकते हैं। जी, तो मैम ये जो विंटर सीजन में जो हमारी बीमारियां लगती हैं वो किस तरह का जो है वो रोग हमारे प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है? विंटर सीजन्स में जैसे कि हमारे पौधे यूजुअली सुप्त अवस्था में होते हैं तो इसमें ज़्यादातर हमारी बीमारियां नहीं देखने के लिए नहीं मिलती। मतलब उस टाइम हम होता है कि हम मैक्सिमम अपने प्लांट की रोकथाम कर सकते हैं, जैसे कि प्रूनिंग हम कांट छांट मतलब टाइमली करें। और बाकी है जैसे रूट रॉट के लिए, जैसे हमने बताया कि रूट रॉट का उस टाइम हम कर सकते हैं। कॉलर रॉट के लिए हम प्रॉपर अपनी वो फॉलो कर सकते हैं जो भी रिकमेंडेशंस हैं। जी मैम, अगर कोई भी बागवान भाई बहन जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह की समस्या को जानना चाहता है तो आपके क्या यूनिवर्सिटी का कोई फ़ोन नंबर या कोई ईमेल आईडी है जिस पे वो संपर्क करें? जो भी अगर बागवान कांटेक्ट करना चाहता है वो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन dext.ysp.university.ac.in को ईमेल आईडी कर सकता है और अपने फ़ोटोग्राफ तक शेयर कर सकता है कि उसके रोकथाम के लिए। और बाकी जो हमारा यूनिवर्सिटी का नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, हम आपको बता दें कि अगर आपको इस से जुड़ी, अपने बगीचे से जुड़ी, सेब से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप उस पे जो है वो अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। और इनकी जो ईमेल आईडी है वो है dext.ysp.university.ac.in। मैम, आजकल हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी जो है वो हो रहा है, तो क्या इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे प्लांट पे पड़ रहा है? हाँ जी, जैसे मेनली जो हमारी बीमारी हैं वो क्लाइमेट से ही रिलेटेड है। अगर आपकी ज़्यादा बारिशें होती हैं तो उसमें आपके जो ज़्यादा मतलब बारिशें हो गई या ठंडा क्लाइमेट हो गया तो एप्पल स्कैब के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका जो तापमान है वो गर्म होता है और ड्राई रहता है तो उसमें आपके पाउडरी मिल्ड्यू के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बारिशों के दिनों में आपके ऑल्टरनेरिया ब्लाइट और आपका प्रीमेच्योरली फॉल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी मैम, आज आपने बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की कि किस तरह से हमें जो है वो अपने प्लांट की देखभाल करनी चाहिए और किस तरह से हमें विभिन्न रोगों पर नियंत्रण पाना चाहिए। मैम, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।